बेरोजगार संघ के लोग आंदोलन किए, उसमें तमाम लाठी डंडा चलाई गई। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है, वो बेबाक ढंग से चलती रहेगी। वो भीड़ कितनी भी आ जाए, वहां कोरोना नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और मैं हूं आपके साथ शुभम शुक्ला। आज हमारे साथ खास मेहमान मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। ये मैहर से 4 बार के विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में इनके बारे में कहा जाता है कि पार्टी कोई भी हो, विधायक तो नारायण त्रिपाठी जी ही होंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। ये अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और कई बार ये पार्टी लाइन से हटकर भी बयान देने के लिए प्रचलित हैं। तो मेरा अभी वर्तमान में ये सबसे ज़्यादा चर्चित है विंध्य के मुद्दे को लेकर। तो सर से मेरा पहला सवाल यही कि आखिर विंध्य प्रदेश की आप अलग विंध्य प्रदेश की मांग क्यों कर रहे हैं सर? विंध्य प्रदेश पहले से था, विंध्य की मैं कोई नई मांग नहीं कर रहा। जो विंध्य था, हम उसके विंध्य के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा। अटल जी 3 स्टेट बना चुके हैं, अभी भी तमाम स्टेट बनना है। तो जरूरत इस बात की है कि विंध्य में वो चीजें नहीं हो पाई जिन शर्तों में विंध्य का विलय मध्य प्रदेश में हुआ था। अब लोग जागरूक हो गए, समझदार हो गए, सब समझने लगे हैं, सब जानते हैं। दवाई की व्यवस्था नहीं, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, सड़कों की व्यवस्था नहीं। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए लगता है कि जो भाजपा का एजेंडा है छोटे राज्य, उस एजेंडे के तहत विंध्य का पुनर्निर्माण होना चाहिए। तो इस विंध्य के पुनर्निर्माण को लेकर अब विंध्य का एक एक आदमी जागृत हो चुका है और विंध्य की जरूरत है। वहाँ विकास नहीं हुआ, तमाम शर्तों का उल्लंघन हुआ है, तो इसलिए विंध्य का पुनर्निर्माण होना चाहिए। लेकिन इसी मामले में आपकी पार्टी की राय अलग है। अगर मैं विंध्य के ही नेताओं की बात करें तो कुछ दिग्गज नेता भी हैं, वो इसे आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़कर बोल रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये आप राजनीतिक पद या किसी लालच में ऐसे बयान लगातार दे रहे हैं। राजनीति करने वाले भी राजनीति कर रहे हैं, मैं भी राजनीति करने वाला आदमी, कोई संत महात्मा तो हूँ नहीं। और संत महात्मा भी अपने प्रमोशन के लिए कोई महामंडलेश्वर बनना चाहता है, कोई 1008 श्री लिखाना चाहता है। और यदि इसको राजनीति कहते हों कि हम विंध्य के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हों, विंध्य के विकास की बात कर रहे हों, विंध्य की उपेक्षा की बात कर रहे हों, यदि हम ये बोल रहे हो कि नेता मौन है जिसके कारण ये विंध्य नहीं बन पाया, नेता मौन और कमजोर है टिकट के कारण, दल के कारण, इसलिए विंध्य का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा, तो ये मेरा आरोप उनके ऊपर है। ये मेरे ऊपर राजनीति का आरोप कैसे लगा? राजनीति करता हूँ तो राजनीति तो करूँगा ना। और यदि विंध्य के पुनर्निर्माण की बात करूँ और इसको कोई राजनीति कर ले तो इससे बेहतर राजनीति और कुछ नहीं हो सकती। मैं सबसे अपील करता हूं जितने निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं कि वो सब लोग विंध्य के पुनर्निर्माण में एक साथ आएं और विंध्य का पुनर्निर्माण कराएं और अपने बाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें। तो आपका सीधा सीधा यह आरोप है क्षेत्रीय नेताओं पर और आप यह कह रहे हैं कि जो भी बड़े नेता या विधायक इस बारे में खुलकर नहीं बोल रहे हैं तो उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पार्टी से टिकट की लालच है। देखिए, टिकट का डर है, दल का दबाव है, दल का दबाव, टिकट का डर। टिकट नहीं मिलेगी, धंधे व्यापार बंद हो जाएंगे। नेताओं को तो अपना धंधा व्यापार चलाना है। नारायण त्रिपाठी कोई मध्य प्रदेश से धंधा व्यापार नहीं है कि कोई सरकार हमारे ऊपर दबाव बना सके, कोई सरकार हमारे ऊपर भय बना सके। मैहर के लोगों का आशीर्वाद है। मुझे भी लगा कि 4 बार मैहर के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और विधायक बनाया। लोग चाहते हैं कि मैं मैहर का कल्याण कर सकूं, मैहर का विकास कर सकूं। माई शारदा का धाम है, तमाम मैं देखता हूं हम वो काम नहीं कर पाए जो देवी धाम में होना चाहिए। तो इन चीज़ों को देख के लगता है कि हमें मैहर के साथ साथ सतना जिला है, हमारा विंध्य है, उसका विकास करना चाहिए, उसको आगे तक ले जाना चाहिए। पूर्ण विकास, पूर्ण विकसित स्टेट बनना चाहिए। इस दिशा में मैं अपनी बात को रखता हूँ। ना दल की चिंता, ना राजनीति की चिंता, ना टिकट की चिंता, सिर्फ मुझे चिंता है तो विंध्य के विकास की। तो मैहर विधायक साफ साफ ये बोल रहे हैं कि जो कार्य वो करना चाहते थे वो मैहर का कार्य 4 बार विधायक रहने के बाद भी नहीं कर पाए। और 2013 के बाद तो सत्ताधारी वर्ग के, 2016 के बाद तो सत्ताधारी दल के भी विधायक थे। तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश सरकार ने, आपकी सरकार ने मैहर के लिए वो कार्य नहीं किया या उस कार्यों को क्रियान्वयन नहीं किया जो आप चाहते थे? नहीं, मैहर भर की बात नहीं है इसमें। मैं तो बोलता हूँ कि विंध्य प्रदेश जो हमारा है, विंध्य क्षेत्र का ही विकास नहीं हो। चाहे विंध्य प्रदेश की बात कर दें, हम बुंदेलखंड की बात कर दें, महाकौशल की बात कर दें, 30 साल पहले, 40 साल पहले जो था आज भी वही स्वरूप दिखता है। चाहे महाकौशल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे विंध्य हो। आज भी बच्चों को पढ़ाना है तो हमें इंदौर भेजना है, ग्वालियर भेजना, भोपाल भेजना, दवाई कराना है तो नागपुर मंडी जाना है। सड़कों का हाल इतना बुरा है कि
सीधी से सिंगरौली जाने में आज भी एक रपटा जैसे नदी के ऊपर पुल बना है, जो मुंडा पुल है, निकलने में डर लगता है। ये सड़कों का हाल है। तो जब ये तमाम चीजें गड़बड़ियां, कमियां, लेकिन सवाल तो यही ना कि आप बिंद की हक की बात करते हैं, लेकिन आप 2003 से विधायक हैं, फिर 2018 के बाद ही अचानक आपको बिंद प्रदेश की याद क्यों आई? उसके पहले आपने कभी बिंद की आवाज़ क्यों नहीं उठाई? लोगों को याद नहीं है तो मैं क्या करूं। 2005 में श्रीनिवास तिवारी जी स्पीकर थे, टीन शेड में एक कार्यक्रम किया था बिंद के पुनर्निर्माण को लेकर, पर मैं समाजवादी पार्टी से विधायक था। माननीय मुलायम सिंह जी मुझे बुला के बोले कि हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं, हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, छोटे राज्य की बात करना बंद करो, हम महासंघ की बात करते हैं। मुझे मना कर दिया, रुक जाना पड़ा। इसके बाद मैं 2009 से लगातार हर साल इसी राजधानी में बिंद प्रदेश के पुनर्निर्माण को लेकर कार्यक्रम किया और तमाम सत्ताधारी दल के मंत्री मिनिस्टर हमारे उस कार्यक्रम में आए। कोई आज से मैं नहीं चला रहा, 2005 से चलाते हुए लगातार हर साल बिंद के पुनर्निर्माण की आवाज़ उठाता रहा और भोपाल में बैठे जो हमारे बिंद के लोग हैं उनको जागृत करता रहा और क्षेत्र में भी जाकर सब कहीं स्कूल, कहीं कॉलेज, कहीं जाकर सबको बताता रह गया कि बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। चलिए, कम से कम एक बात तो आपने स्वीकार किया कि आपके लिए ये कहा जाता है कि आप व्यक्तिगत जब जनता के हित की बात होती है तो किसी की नहीं सुनते, लेकिन आप स्वयं कह रहे हैं कि 2005 में उस समय आप बिंद का समर्थन इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने आपको बुलाकर मना किया था। क्या इस बात को आप भी मानते हैं कि आप मुलायम सिंह यादव के कारण उस समय नहीं किए थे, और क्या इसे आप एक अपनी गलती के रूप में मानते हैं कि आपको तब भी पुरजोर तरीके से इसी तरह आवाज़ उठानी चाहिए थी? देखिए, फिर मैं कहना चाहूँगा कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, मैं पार्टी के अनुशासन को मानता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हुआ कि हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, छोटे राज्यों की बात नहीं करती, इसको बंद कर दूँ, तो बंद कर देना पड़ा। इसके बाद जब 2009 से मैं लगातार चालू किया, मुझे आज तक कोई भी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हों, वो आज तक नहीं बोले कि बिंद के आंदोलन को बंद कर दो। आज तक मुझे स्टेट प्रेसिडेंट ये नहीं बोले कि बिंद के आंदोलन को बंद कर दो। अब मैं इतनी आगे जा चुका हूं कि अब किसी के कहने को भी मैं नहीं मानूंगा। अब कोई भी मुझे रोकना चाहे तो अब नहीं रुकने वाला। अब तो बिंद के पुनर्निर्माण होने तक ये जंग जारी रहेगा और बिंद के पुनर्निर्माण के लिए जो जो त्याग बलिदान करना पड़ेगा सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। अब सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि नारायण त्रिपाठी की राजनीति बिंद के पुनर्निर्माण पर ही खत्म होगी। लेकिन अभी आप बोले कि आपको बीजेपी में किसी भी नेता ने पहले ये नहीं मना किया था, लेकिन मुझे अगर याद है तो कोविड-2 जब कोविड का भी दूसरी लहर आई थी, उसके पहले आप जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जोरदार समर्थन जुटा रहे थे, रैलियां कर रहे थे सीधी सिंगरौली, रीवा, मैहर, हर जगह। तो अगर मैं सही हूं तो 15 जनवरी को शायद आपको आपकी पार्टी के अध्यक्ष BD शर्मा जी ने अपने आवास पर बुलाया था। उस दौरान क्या चर्चा हुई थी आपकी? उन्होंने आपको क्या बोला था? क्योंकि उस दौरान लगभग आधे से 1 घंटे आपकी उनकी बंद कमरे में चर्चा हुई थी। पार्टी कार्यालय में बैठक हुई थी और बैठक में उन्होंने ये कभी एक शब्द भी नहीं बोला कि इस आंदोलन को, इस मुहिम को बंद कर दो। वो ये बोले कि सीएम से भी मिल लो, बात कर लो। सीएम से भी मिला मैं, सीएम भी मुझे नहीं बोली, मुझे एक भी शब्द नहीं बोले। बोले पार्टी का विरोध न करना। तो मैं पार्टी का अनुशासित आदमी हूँ, अभी भी पार्टी का विरोध नहीं करता, इसलिए कि स्टेट बनाएगा तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, हमारी मोदी जी की सरकार बनाएगी, मोदी जी बनाएंगे, अमित शाह जी बनाएंगे, नड्डा जी बनाएंगे, सिराज जी प्रस्ताव भेजेंगे, भारतीय जनता पार्टी ही स्टेट बनाएगी ना। तो हम तो इनसे लगातार निवेदन करते हैं कि बिंद का पुनर्निर्माण करा दीजिए, जो हमारा हक है, अटल जी के सपनों को पूरा कर दीजिए, जो आपको करना चाहिए, जो आपका फर्ज बनता है। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही है छोटे राज्य बने, राज्य का विकास। और ये बात भी सही है, जहाँ जो जो छोटे राज्य बने हैं, आप आज छत्तीसगढ़ जाके देख लो, पहचान नहीं आता। तो छोटे राज्यों का विकास हुआ है, मुझे कोई मना नहीं किया। अब मैं इतने आगे तक जा चुका हूं कि अब मुझे कोई मना करे तो अब नहीं मान सकता मैं। अच्छा, एक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है मध्य प्रदेश सहित पूरे विंध्य में भी, कि नारायण त्रिपाठी जी 2023 का अगला चुनाव किसी दूसरी पार्टी से जाकर लड़ सकते हैं, क्योंकि आपका तो इतिहास रहा है कि सपा के बाद कांग्रेस, फिर बीजेपी, तो और उसके बाद फिर 2018 के बाद आपकी कमलनाथ से वो नज़दीकियाँ, जहाँ पर आरोप भी लगे थे कि आपने पार्टी लाइन से हटकर गलत वोटिंग कर दी थी, आप और एक और विधायक कांग्रेस के ही, बीजेपी के ही। तो क्या ये माना जाए कि आप अब अगला चुनाव दूसरी पार्टी से लड़ेंगे, और अगर हाँ तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिससे आप अगला चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? देखिए, मैं संबंध और रिश्ते को निभाता हूं। संबंध रिश्ते बनाना आसान काम है, निभाना बड़ा कठिन होता है।
मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आज भी बोलता हूँ कि मेरे राजनीतिक गुरु और राजनीतिक आदर्श हैं, इतना सम्मान करता हूँ उनका। और फिर मैं बोलता हूँ मेरे कांग्रेस में जिनसे संबंध रिश्ते हैं, कमलनाथ जी से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, सुरेश पचौरी जी से व्यक्तिगत संबंध है, भारतीय जनता पार्टी में जिनसे मेरे रिश्ते हैं वो रिश्ते हैं, तो मैं रिश्ते खत्म नहीं किया करता। संबंध रिश्ते का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे दल में चले जाएं तो उनसे दूरियां बन जाए, वो संबंध रिश्ते हमारे रहेंगे। और जहाँ तक 2023 के चुनाव की, तो 2023 का चुनाव मुझे बिंद का पुनर्निर्माण कराना है, और बिंद के पुनर्निर्माण में जो जो समझ में आएगा तात्कालिक परिस्थितियां जो बनेगी वो काम करेंगे, पर सिर्फ बिंद के पुनर्निर्माण को लेकर बिंद के हित में राजनीति करूंगा। हाँ, वैसे भी कांग्रेस में बिंद के कद्दावर नेता थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी के साथ आपके रिश्ते जग जाहिर हैं, उस संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, दादा एक तरह से हमारे राजनीतिक गुरु ही थे। मेरी राजनीति की शुरुआत स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी जिंदाबाद से शुरुआत हुई थी, फिर श्रीनिवास तिवारी जी के भी करीब गया, तो उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। पर मेरी राजनीति अपने क्षेत्र के विकास, मैहर का विकास, जहां मैं रहता हूं, जिस धरती में मेरा जन्म हुआ, बिंद की धरती मेरा जन्म हुआ है, मैं उसका कर्जदार हूं, तो उस कर्ज को अदा करने के लिए इस राजनीति को समर्पित करता हूं। और 2023 का जो दौर आएगा, ये विश्वास के साथ कहता हूं कि बिंद का एक एक आदमी, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, एक एक आदमी बिंद के पुनर्निर्माण में जी जान के साथ लगेगा और बिंद का पुनर्निर्माण कराएगा। आपकी बातों से ये मायने निकाला जा सकता है कि 2023 में जो पार्टी अलग बिंद प्रदेश की मांग की आपकी समर्थन करेगी, आप उस पार्टी के साथ जा सकते हैं। अब बिंद का चुनाव, 2023 का चुनाव, बिंद की जहां तक बात है, बिंद अपने हित में लड़ेगा, बिंद के पुनर्निर्माण के लिए लड़ेगा। अब बिंद का आदमी किसी के साथ नहीं जाएगा, यह जागृति लोगों में आ चुकी है। अब बिंद का एक एक आदमी बिंद के पुनर्निर्माण में ही काम करेगा। लेकिन इस बात को तो आप भी मानेंगे कि बिंद का जो रीवा है, जो उसकी राजधानी है, तो उसका विकास हुआ है और कहीं ना कहीं प्रदेश में एक रीवा विकास मॉडल के रूप में उभर के सामने आया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं समझ नहीं पा रहा। धंधे के लिए हम ओवर ब्रिज बना दें, वो धंधे के लिए ओवर ब्रिज बने हैं। यदि इसी को हम विकास बोल रहे हों, आज हमारे पास रीवा में, हमारी राजधानी थी रीवा में आज भी दवाई कराने के लिए कोई बेहतर अस्पताल नहीं है कि हम विश्वास के साथ वहाँ दवाई करा लें। कोई हमारे पास ऐसे शैक्षणिक संस्थान नहीं है कि हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा दें। कोई हमारे युवाओं के खेलने के लिए कोई ऐसा स्टेडियम ग्राउंड नहीं है कि हमारे बच्चे खेल के मणिपुर से ओलंपिक खेल सकते हैं। पर हमारे बिंद का कोई एक आदमी भी इस लेवल पे नहीं जा पाया, ना IIT, ना IIM, ये तमाम चीज़ें हमारे बिंद में है कहाँ। अब इसको यदि आप डेवलपमेंट कहेंगे, इसको यदि आप विकास कहेंगे, मैं बोलता हूँ कि सीधी से सिंगरौली जाइए, एक पुल की जो चर्चा किया मैं, सड़कों का बुरा हाल है। तो ये तमाम चीज़ें यदि कहीं विकास हुआ होता, बताया ना, ओवर ब्रिज को विकास नहीं बोला जाएगा। नहीं तो, लेकिन ओवरब्रिज के अलावा भी तो अपन चाहे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हो, व्हाइट टाइगर सफारी हो, जो बिंद के मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति की ये चाह थी, तो वो तो बिंद में स्थापित हुए, वो तो रीवा जिला में रीवा में आए ना, तो उसको लेकर आप क्या? व्हाइट टाइगर तो हमारे यहाँ होते ही था ना, व्हाइट टाइगर तो हमारा ही था, तो आ गया, तो ये इसको विकास और थोड़ी मान लेंगे। वही तो मैं बोलता हूँ कि बिंद में हमारी इतनी तमाम चीज़ें भरी पड़ी हैं, खनिज संपदा भरा पड़ा है, तमाम पहाड़, नदियाँ, जंगल सब कुछ भरा पड़ा है। तमाम जो हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे बिंद में हैं। तो यही तो, इस बिंद को यदि डेवलप किया जाता इन तमाम चीज़ों को लेकर, तो बिंद तो बहुत आगे कहलाता। बिंद का कोई विकास नहीं हुआ, इसको विकास नहीं बोल देंगे। व्हाइट टाइगर यदि मुकुंदपुर आ गया तो ये विकास होगा, इसको विकास न मान लेंगे। विकास के जो मूल बेस है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये इन दृष्टियों में यदि आप भी रीवा के हैं तो पता करके मुझे बता देना कहाँ हम किसके ऊपर विश्वास भरोसा कर लें। तो बिंद का ये विकास नहीं हुआ। बिंद का कहीं ना कहीं नेताओं के कारण ही नुकसान हुआ। मौन रहने की जो आदत है, राजनीतिक दल के कारण, टिकट के कारण ये जो मौन रह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिंद के लिए बड़ा घातक कहलाएगा। सबको
इस बिंद की मांग में खड़े होना पड़ेगा, अन्यथा परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन कोविड निपटान में तो एक ऐसा, मैं कहूं कि बीजेपी के नेता या क्षेत्रीय लोग ये कहते हैं कि रीवा ने कोविड के निपटान में बहुत अच्छे कार्य किए। समूचे बिंद में कोविड के जब दूसरी लहर आई, जब पूरे प्रदेश सहित देश भर में हाहाकार मची हुई थी ऑक्सीजन की, तो उस समय बिंद में मैं समझता हूँ कि, और लोग कहते हैं, मैं नहीं समझता हूँ, राजनीतिक लोग ऐसे कहते हैं बीजेपी पार्टी के, कि उन्होंने अच्छे तरह से निपटान किया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब बिंद में कोरोना के दौरान जितना मैं दौड़ा हूँ उतना कोई नेता नहीं गया। मैं रीवा अस्पताल भी गया, सतना भी गया, मैहर भी गया, तमाम जगह युद्ध किया, लड़ाई किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं होते थे हमारे अस्पताल में, रीवा के अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लड़ाइयाँ लड़ा, तब रेमडेसिविर इंजेक्शन गए। इसके बाद ब्लैक फंगस पर रीवा में सिर्फ दवाई के अभाव में, इंजेक्शन के अभाव में, एक सतना की लेडीज रीवा मेडिकल कॉलेज में खत्म हुई, दवाई के अभाव में। मुझे कोई आज भी बता देना, हम पूरे दिन भर सुनता हूँ, मीडिया में भी सुनता हूँ कि हम थर्ड वेव की बड़ी लंबी तैयारी कर लिए हैं। कौन से कितने ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं? सतना जिला है, सतना जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगा क्या? सीधी जिले में ऑक्सीजन प्लांट लग गया क्या? सिंगरौली में ऑक्सीजन प्लांट लग गया क्या? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर में ऑक्सीजन प्लांट लग गया? कितने बेड बढ़ा दिए गए? व्यवस्थाएं क्या कर दी गई हैं? यदि इसको हम बोल रहे हैं कि हम कोरोना से बहुत बड़ी जंग जीत गए, ये तो ऊपर वाले की कृपा है। ऊपर वाले की कृपा से जो जितने बच गए उसी को हम बचा मान लें। दवाई के कारण, व्यवस्था के कारण, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था और दवाई नहीं हो रही हमारे बिंद में। बिंद क्या, मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश को चुनौती देता हूँ, मुझको कोई बता दे कि कहाँ अभी क्या व्यवस्था कर दिए, थर्ड वेव के लिए क्या क्या कर डाले, थर्ड वेव में कितने बेड बढ़ा डाले, कितने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए। सिर्फ कागज और मीडिया, 150 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, इतना ही। इसके अलावा किया क्या गया है? अभी भी क्या दवाइयों की व्यवस्था? ब्लैक फंगस की इंजेक्शन कहाँ है? रेमडेसिविर कहाँ है? क्या दवाई की व्यवस्था कर दी है? क्या कर दी है? लेकिन रीवा में तो भी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है, उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। मैहर में जन सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट लग गया है। मैहर में जन सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट लग गया है। ना रीवा वाला काम जरूरत पड़ी अभी, ना मैहर वाले की जरूरत पड़ी, बनकर तैयार है मैहर में, और हमने तमाम व्यवस्था कर डाली मैहर अस्पताल में। अच्छा, आपने विंध्य प्रदेश की मांग को समर्थन, क्योंकि देखिए ये बनना तो केंद्र से है, राज्य एक प्रपोजल भेजेगा, केंद्र जब उसको स्वीकार देगा तभी बनेगा, और किसी भी जिले के या संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व केंद्र में वहाँ के सांसद होते हैं। आपने विंध्य के सांसदों को एक पत्र लिखा था विंध्य मांग की समर्थन करने का, तो क्या उनका कुछ जवाब आया था? क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं कि वो पार्टी गाइडलाइन से बाहर जाके नहीं बोल पाते हैं। आपकी तरह हर व्यक्ति ऐसा बेबाक नहीं होता जो अपनी सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ी करे, अपनी सरकार की कमियों को गिनाए। तो क्या उन चारों संसदों में से किसी का आपको जवाब आया था? और अगर नहीं जवाब आया तो क्या अंदर अंदर इन संसदों के मन में ये चल रहा है कि अलग विंध्य प्रदेश बनना चाहिए? बहुत जल्दी फिर से हम एक मीटिंग करने वाले हैं, जिनमें सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बुलाऊंगा, बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि सब लोग मिलकर इस बिंद का पुनर्निर्माण करें। अन्यथा ये विश्वास दिलाता हूं, जो नेता पैदा करते हैं, जो नेता बनाते हैं, वो आम आदमी इस आंदोलन में प्रमुखता के साथ शामिल होगा और बिंद का पुनर्निर्माण कराएगा। तमाम नेताओं की मजबूरी होगी, जो अभी मूक दर्शक बने हैं, जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, इस आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा, बिंद को बनाना पड़ेगा, अन्यथा परिणाम भुगतना पड़ेगा। यानी मैहर विधायक जी यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं कि 2023 में ये ऐसी स्थिति ला देंगे कि भाजपा हो या कांग्रेस, जिस किसी भी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनना है, चुनाव जीतना है, तो उसे विंध्य की, अलग विंध्य प्रदेश की मांग का समर्थन करना होगा और इस मुद्दे को मुखर होकर उठाना होगा, यही समझा जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और जो मांगे, मतलब चर्चा चलती है कि आखिर कुछ ऐसा रहता होता है कि लोग ज़्यादा मांगते हैं, फिर कुछ कम पर एक कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो आप एक लगातार एक मांग उठाते रहे हैं मैहर को जिला बनाने की, और जब चुनाव गिरने वाली थी कमलनाथ सरकार की, तो अंतिम में लगभग उन्होंने इसका प्रपोजल साथ दे भी दिया था। तो ये माना जाए अगर कि सरकार मैहर को जिला बना देती है, तो आप अपने अलग विंध्य प्रदेश की मांग को पीछे अभी कुछ दिन के लिए ठंडे बस्ते में डाल देंगे कि जिला बनाने पर भी आप नहीं मानेंगे और आप विंध्य प्रदेश बनवा कर ही रहेंगे? देखिए, मैं कोई सौदा करने के लिए नहीं आया। मैहर माई का धाम है, मैहर से जो धोखा करेगा वो पछताएगा। कमलनाथ जी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किए मैहर को जिला बनाने के लिए। शिवराज जी, मुझे विश्वास है, शिवराज जी बड़े धार्मिक पुरुष हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। 23 के पहले, चुनाव के पहले शिवराज जी या जो भी हो, उनको मैहर को जिला बनाना पड़ेगा। बढ़िया। फिर बताता हूँ, भय बिन होए न प्रीत, वो स्थितियां पैदा कर देंगे कि मजबूरन बिंद का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा।
बढ़िया। आप वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं। आपकी बातों में आप अपने बिंद के क्षेत्रीय नेताओं को घेर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जो अभी सर्वे सर्वा हैं उनको बढ़िया मीठी मीठी लॉलीपॉप भी दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ही तो बनाएंगे ना, सतना को जिला, मैहर को जिला बनाएंगे, फिर प्रदेश का प्रस्ताव भेजेंगे, फिर मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी बिंद प्रदेश बनाएंगे। ये तो करना पड़ेगा, ये तो होगा ही, अवश्यम भावी है, हर हाल में बिंद का पुनर्निर्माण होगा। सर आपकी दोनों बातों में एक विरोधाभास है। आप एक तरफ तो सरकार के गलत कार्य जो है उनको खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये एक्सेप्टेंस रख रहे हैं, इनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि यही बनाएंगे, और आपकी बातों से लग रहा है कि आप मतलब पार्टी के बड़े हित की बात कर रहे हैं और आपको पूरी उम्मीद है कि आपके इतने विरोध के बाद भी शिवराज सिंह चौहान जी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी विंध्य प्रदेश अलग बना देंगे आपके इतने विरोध के बावजूद। देखिए, मैं एक आध बार ये बातें बोला हूँ, ये कहना चाहूँगा कि मैं सरकार का हितकारी हूँ, शुभचिंतक हूँ, इसीलिए समय समय पर मैं कहीं ना कहीं सलाह देता रहता हूँ। अच्छा, विंध्य प्रदेश अगर अलग विंध्य प्रदेश बनता है तो ये मान के चलें कि विंध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री नारायण त्रिपाठी जी अपने आप को उस और मतलब बढ़ा रहे हैं, वो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को देख रहे हैं। फिर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं विंध्य के पुनर्निर्माण में दिल से लगा हूँ, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लगा। विंध्य का पुनर्निर्माण हो जाए, हमारे प्रदेश की सरकार, हमारे देश की सरकार बनना बीजेपी की सरकार है, तो इसको जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बना दे और विंध्य का पुनर्निर्माण करा दे। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं मौन इसलिए नहीं रहता कि मैं कोई पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हो सकता। मैं जब जब कोई गलत बात होगी उसका विरोध करता हूँ, उस बात को प्रमुखता के साथ रखता हूँ, मुखर होकर रखता हूँ, सलाह देता हूँ, बताता हूँ कि यहाँ पर ये गड़बड़ी है, यहाँ पर ये कमियाँ हैं, इसको सुधार करें। जब सुधार करेंगे तभी पार्टी बेहतर ढंग से चल पाएगी। तो ये बातें मैं समय समय पर बताता रहता हूँ। मैं इसलिए फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि विंध्य का पुनर्निर्माण हमारी भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, मैहर को जिला बनाना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ साथ मैं फिर विंध्यवासियों से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप अपने इस अभियान में लगे रहिए। कोरोना का दौर खत्म होने दीजिए, बेहतर ढंग से पूरे विंध्य में दौड़ा करेंगे, सब लोगों से मिलेंगे, इस आंदोलन को खड़ा करेंगे और अपने विंध्य का पुनर्निर्माण कराएंगे। चलिए, ये तो हो गई विंध्य की बात। अब अगर अपन प्रदेश पर आते हैं, अभी हाल ही में प्रदेश में चयनित शिक्षक संघ की चर्चा जोरों पर है। ये मामला गरमाया हुआ है। चयनित शिक्षक संघों की 2017-18 से है, उनके अभी तक वैकेंसी नहीं रुकी हुई और हजारों छात्र मतलब वो बिल्कुल इसमें बहुत अपने आप को डिमोटिवेट फील कर रहे हैं और वो आंदोलन भी कर रहे हैं लगातार, चाहे कमलनाथ की सरकार हो और चाहे भाजपा की सरकार हो। वो राजनीति से हटकर इसको ये राजनीतिक तुल नहीं देना चाहते, लेकिन उनकी मांग है कि उनके हित की बात है, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। इसको लेकर आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या आप, क्योंकि विंध्य के भी इसमें कई चयनित शिक्षक संघ है, तो क्या आप उनकी मुखर आवाज बनना चाहेंगे? देखिए, 18 संगठनों के द्वारा ज्वाइंट में आंदोलन खड़ा किया गया। लगातार 15-20 दिन तक आंदोलन चले, चाहे सचिव का मामला हो, रोजगार सहायक का मामला हो, अतिथि शिक्षकों का मामला हो, सभी का आंदोलन चला। हमारे मुख्यमंत्री जी को इन सब के विषय में सोचना चाहिए कि ये सब मुख्यमंत्री जी के ही हैं, ये सब मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं। तमाम ये सब लोग मिल के सरकार बनाने में कहीं ना कहीं योगदान दिए हैं। अभी मैं 2-4 दिन पहले देखा कि कुछ संगठन के लोग, बेरोजगार संघ के लोग आंदोलन किए, उसमें तमाम लाठी डंडा चलाई गई। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और लाठी डंडा चलाने के साथ साथ उनके ऊपर कोविड एक्ट का केस भी रजिस्टर्ड किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है, वो बेबाक ढंग से चलती रहेगी। वो भीड़ कितनी भी आ जाए, वहाँ कोरोना नहीं होगा। पर कोई दूसरे लोग यदि इस तरह का कोई आंदोलन खड़ा करें और अपनी मांग को लाने के लिए कुछ कहीं अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करें, उनके ऊपर कोविड एक्ट आप लगाओ, ये न्याय संगत नहीं है। दोहरा कानून नहीं चलना चाहिए। जो दूसरे के ऊपर लागू है उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। ये जन आशीर्वाद जो यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है, फिर ये क्यों चल रही है? और जब आपकी जन आशीर्वाद चल रही है तो दूसरे लोगों को भी अपना काम करने दें। अच्छा, इस समय दैनिक भास्कर है एक पत्रकार, एक समाचार पत्र, वो खुलकर सरकार के मतलब जनहित की बात करी और एक अभी उन्होंने रिपोर्ट तैयार करी है इस गड्ढों को लेकर। आपको भी याद होगा कि कुछ दिनों पूर्व 1-2 साल पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें वाशिंगटन से अच्छी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आप दूर सुदूर क्षेत्रों की तो छोड़ दीजिए, राजधानी में ही, भोपाल में ही कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे गड्ढे हैं और उन गड्ढों में गाड़ियाँ मैं बोलूँ तो डूब जाएंगी, तो कतई अतिशयोक्त नहीं होगा। तो इन सड़क को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे अपनी सरकार से? कुछ इसमें आपकी गुजारिश है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि भोपाल
आने वाली चारों तरफ की सड़कें 4 लाइन आज तक नहीं बन पाई, व्यवस्थित सड़कें नहीं बन पाई। सड़क का हाल ये है, 1 साल के अंदर वो सड़क खत्म हो जाती है, चाहे जिस मद की सड़क हो, क्वालिटी की कहीं कोई देखने वाला नहीं है, गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं है, तमाम ये कमियां गड़बड़ियां हैं। तो ये तो मैं स्पष्ट रूप में कई बार पत्र भी लिख चुका, कई बार बोल चुका। 4 लेन रोडों में इतने बड़े बड़े घोटाले हैं कि लोग ठेकेदार लोग सड़कों को खा गए, तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खा गए, पुल वगैरह जो टूट रही हैं ये गुणवत्ता की कमी कारण टूट रही हैं। तो ये तमाम गड़बड़ियाँ कमियाँ हैं। कोई राजधानी का जो हाल है, मैं भी कहीं इस राजधानी को देखता रहता हूँ, इतना बुरा हाल है। राजधानी लायक अभी भोपाल शहर की सड़कें बिल्कुल नहीं है। ये तो ऊपर वाली कृपा है कि प्राकृतिक दृष्टि से झीलों की नगरी है ये भोपाल, तो बेहतर खूबसूरत अपने आप है। अन्यथा किसी भी तरह सरकार के द्वारा इस राजधानी को ऐसा नहीं बनाया गया कि दुनिया के लोग राजधानी को देखने आए। चलिए, एक आपसे व्यक्तिगत सवाल आपसे जुड़ा हुआ कि 2016 में, चूंकि आप श्रीनिवास तिवारी जी के क्षेत्र में, अगर मैं जहां तक जानता हूं कि बहुत करीबी थे उस समय, तो 2016 में ऐसी क्या स्थिति हुई कि आपको अपनी पार्टी कांग्रेस छोड़ना पड़ा और बीजेपी में आ पाए 2016 में? कुछ व्यक्तिगत कारण थे या जनहित के ही वो कारण थे? देखिए, मेरे मन में था उस समय, ऐसा लग रहा था 14 का लोकसभा जब चुनाव था, मुझे भी लगा था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मोदी जी में कुछ ऐसा देखता था, मुझे लगा करता था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारा हिंदुस्तान बहुत तरक्की पे जाएगा। तो मुझे लगा कि मैं अपना बलिदान कर दूं, त्याग कर दूं। पर 17 जिले से सांसद भारतीय जनता पार्टी का यदि जिता दूंगा तो कम से कम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मेरा भी थोड़ी अंशदान कहलाएगा। तो इसी कारण मैं सतना जिले में 2014 के लोकसभा के चुनाव में सांसद को जिताने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने विधायक पद की बलि दिया। और उस बलि में मैहर का विकास की खुली चर्चा थी कि मैहर का विकास किया जाएगा, जिला बनाया जाएगा, मैहर देवी धाम को इस तरह व्यवस्थित किया जाएगा, पर वो नहीं हो पाया। इस बात का भी मुझे दुख है। आप बिंद पर ही वापस आते हैं और बिंद पर एक और सवाल आपसे कि क्या पर्दे के पीछे से बिंद के कुछ नेता आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में? बिंद का एक एक लीडर, बिंद के सभी नेता इस बिंद के आंदोलन में पीछे से पूरी जी जान लगा के, ताकत लगा के सब मदद कर रहे हैं। बिंद के सभी निर्वाचित लोग, आत्मा से कोई पूछ दे तो उनका रोम रोम चिल्लाएगा कि बिंद प्रदेश जिंदाबाद और बिंद प्रदेश बनना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे कि आप मैहर के विकास से संतुष्ट हैं, और अगर आप ये मानते हैं कि सरकार ने आपकी मदद नहीं की मैहर के विकास में, तो व्यक्तिगत तौर पर एक बतौर विधायक कितना आपने वहाँ पे कार्य किया जो आपसे हो सका? देखिए, मैं शिवराज जी को फिर से धन्यवाद दूंगा। बाय इलेक्शन में शिवराज जी के द्वारा थी, उन घोषणाओं में हमारे यहाँ स्कूल, सड़क, कॉलेज, ये तमाम चीज़ें जो जो चाहा गया था सब उन्होंने दिया मैहर के लिए। पर मैहर देवी धाम को जिस तरह होना चाहिए वो नहीं हो पाया, इस बात की तकलीफ है मुझे। तो ये थे मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी। इन्होंने अपने ही सरकार को विकास के मुद्दे पर कटघरे पर खड़ा किया। तो सड़कों से लेकर संचार माध्यमों तक, अस्पताल की व्यवस्था से लेकर बेरोजगार तक के मुद्दे को मुखर होकर बोले। इन्होंने जो अभी हाल ही में चयनित शिक्षक संघ के ऊपर केस दर्ज हुआ है उसकी मुखालफत की, और इन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट तरीके से कहा कि सरकार को ये केस वापस लेना चाहिए। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद भैया।